हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जियो एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और एमपी सेट का सिलेबस का वीडियो ओल्ड पेपर बनाया जा चुका है। आप चाहो तो देख लेना, अदरवाइज इग्नोर कर देना। जब न्यू नोटिफिकेशन आए तब आप तब तैयारी करना। लेकिन मैं बता दूं अब सभी को, यदि सच में क्वालिफाई करना चाह रहे हो तो अब इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और चुनाव में कभी भी वैकेंसी आ सकती है और आपको 1 मंथ ही मिलेंगे प्रिपरेशन करने में। और आपका जितना सिलेबस है वो 1 मंथ में कर पाओगे क्या? आपको लगता है कि यार आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ना प्राइवेट कॉलेज और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा आता है, या कि मैं नेट क्वालिफाई करा है या सेट क्वालिफाई करा है। जब आप 3 घंटे बैठते हो तो फिर आपको समझ में आता है कि यार थोड़ी सी प्रिपरेशन और कर लेता तो आज मैं क्वालिफाई कर पाता। तो यही है कि आप बच्चों को देखो, भले आप असिस्टेंट प्रोफेसर है, बच्चों को उतना ही पढ़ाते हो जितना बच्चों को पढ़ना होता है, मतलब पास होने के लिए। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सिलेबस में जो आप नहीं पढ़ाते हो। उसके बाद फिर आपको दिक्कतें जाती हैं। तो इसलिए यही है, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ, क्योंकि आपको मान लो 100 में से 75% आपकी प्रिपरेशन है, 25% नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। और वैसे भी पोस्ट बहुत कम आती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। मान लीजिए हम फिजिक्स की ले लेते हैं, फिजिक्स में 12 या 13, 3 या 10, 9 ऐसे आएंगे। यूआर की बात कर लेते हैं, बैकलॉग की तो आती हैं, बहुत आती हैं, SC ST की बहुत आती हैं। तो मान लीजिए आपने 12 में आपको लगा यार हमें सब कुछ आता है, हमारा क्यों नहीं होगा। जब आप देखो, कंपटीशन यहाँ पे मध्य प्रदेश के साथ साथ अदर स्टेट वाले भी अप्लाई करेंगे, उनके साथ भी है और उनके पास कई सालों का अनुभव है। और कहीं ना कहीं कभी भी क्या होता है, जितना हम पढ़ाते हैं, जितना हम जो है किसी को बताते हैं, उतना हमें रिकॉल होता है। तो कुछ NIT लेवल के भी होंगे, है ना, कुछ IIT लेवल के भी होंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई करेंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं, हमें परमानेंट वैकेंसी, परमानेंट कोई ना कोई जॉब चाहिए। तो उन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर रहता है। तो यही है, मैं बार बार बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। जुलाई में आ सकती है वैकेंसी, 99% है जुलाई या अगस्त में आ सकती है। नहीं आएगी 1% तो मान लो सोना भी वो नहीं होता, मतलब प्योर नहीं होता, लेकिन ये है वैकेंसी आएगी। तो चलो सबसे पहले आप देख लेते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है। एजुकेशन 55% होना चाहिए यूआर के लिए PG में। यदि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो भी आपका होना चाहिए 55%, भले ही आप SC ST OBC से हो। अभी मध्य प्रदेश का OBC का मैं बताऊंगी 5% रिलैक्सेशन मिला है या नहीं मिला, है ना, धीरे करके, क्योंकि यहाँ कहीं पे नहीं लिखा है अभी तक। अभी हम देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे सेकंड में है CSIR, है ना, नेट और MP सेट, इन दोनों में से कुछ भी क्वालिफाई किया हो तो वो वैलिड होगा। ठीक है। और हाँ, यदि आपने अदर स्टेट के हो और वहाँ से सेट और स्लेट क्वालिफाई हो तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। और एक बात का और ध्यान रखना, जो लोग नेट क्वालिफाई हैं लेकिन अदर स्टेट से हैं, लेकिन वो OBC से बिलोंग करते हैं, तो वो अदर स्टेट्स में ही रह जाएंगे, वो यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जब जनरल से आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो वो आप क्वालिफाई माने जाओगे, मतलब यहाँ अप्लाई कर पाओगे। नेट आप OBC के कैटेगरी से क्वालिफाई किया है, या यूपी वाले हो या कि हरियाणा वाले हो, तो वहाँ ही अप्लाई कर पाओगे, यहाँ अप्लाई नहीं कर पाओगे। यदि आपके नंबर अच्छे हैं, URK की कैटेगरी के बराबर हैं, तो आप यहाँ आकर के अप्लाई कर पाओगे। चलो ठीक है ना। अब आपके पास देखो, फर्स्ट जो है 55% हो गया, ठीक है। दूसरा जो हो गया, दूसरा ये वाला हो गया। अब दूसरा मतलब आपके पास ना तो नेट है ना तो सेट है, लेकिन आपके पास PhD है, वो भी 2009 के नियमन के अकॉर्डिंग। मतलब 2009 में क्या हुआ था कि कोर्स वर्क कंपलसरी किया गया था, और आपके पास कोर्स वर्क की मार्कशीट है और आपने बहुत अच्छे से PhD की है, तो आपका वो मतलब ये है कि आप ना तो सेट देना पड़ेगा ना तो नेट देना पड़ेगा। अब PhD तो डायरेक्ट आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो क्या क्या है आपके पास, PhD तो है, लेकिन वो PhD वैलिड है या नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ये देखेंगे। तो सबसे अभ्यर्थी को केवल नियमित रेगुलर पद्धति से PhD उपाधि प्रदान की गई हो, ठीक है, मतलब रेगुलर पढ़ाई करी हो, पार्ट टाइम नहीं करी हो PhD। कम से कम 2 बार परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया होगा, मतलब थीसिस का 2 बार रिवैल्यूएशन होना हुआ हो, मूल्यांकन 2 बार हुआ हो,
ठीक है ना, वैल्यूएशन हुआ हो। अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी शोध कार्य में 2 शोध मतलब रिसर्च पेपर पब्लिश किए हों, ठीक है ना, एक रेफरेंस जर्नल में प्रकाशित हुआ हो। अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी शोध कार्य में 2 पेपर सम्मेलन मतलब पेपर संगोष्ठियों मतलब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो होता है ना उसमें पार्टिसिपेट किया हो। अभ्यर्थी का मौखिक इंटरव्यू हुआ हो, किसमें, पीएचडी में, जब आप थीसिस सबमिट करते हो, वाइवा वाइवा होता है तो ये सारे लोग के थ्रू प्रमाणित किया गया हो, और है ना, और ये चीज़ें दी गई हैं, ये तो बात की बात है। अब देखते हैं ऐसे विषय जिनमें इसी प्रकार के स्नातकोत्तर पीजी या नेट और स्लेट के लिए संचालित नहीं किए गए। ऐसे विषय जिनमें ना तो नेट होता है, ना तो सेट होता है, या ना तो स्लेट होता, उनके लिए नेट और स्लेट की अनिवार्यता नहीं होगी। ठीक है, चलो एक बार ये वाला क्लैरिफाई कर लेना कि जैसे मान लीजिए कुछ सब्जेक्ट में नेट होता है, ठीक है ना, पूरे सब्जेक्ट में, जितना मोस्टली पूरे सब्जेक्ट में नेट होता है, लेकिन सेट नहीं होता, जैसे विधि से, लॉ से सेट नहीं होता, एजुकेशन से सेट नहीं होता, तो क्या ये लोग भी अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है। देखो यहाँ पे यदि स्लेट और नेट बस होता तो चल जाता, लेकिन यहाँ पे नेट की बात कही है, मतलब तो इसका कहने का मतलब ये भी है, नेट भी तो होता है लॉ से, तो नेट क्वालिफाई करके भी आप अप्लाई कर पाओगे, लेकिन नेट और स्लेट और सेट नहीं हो रहा है, तो क्या अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेना जब वो करना। अभी तो पहले सेट क्वालिफाई करो, उसके बाद बात की बात देखी जाएगी। अब चलो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विभिन्न शारीरिक विकलांगता वाली शारीरिक है ना, मतलब जो भी दिव्यांग हैं श्रेणी के व्यक्तियों को स्नातक स्तर पर और तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 5% की छूट मिली है। 5% शिक्षा संबंधी पदों पर भर्तियों की प्रक्रिया में श्रेष्ठ अकादमी रिकॉर्ड निर्धारित करने के उद्देश्य से होगी। पात्रता के लिए 55% अंक होगी, तथा अथवा ऐसी स्थिति जहां ग्रेडिंग अनुसरण किया जा रहा है वहां पर भी पॉइंट स्केल की समकक्ष श्रेणी में 5% की छूट दी जाएगी। SC ST दिव्यांग की बात की गई है, OBC की कहीं बात नहीं की गई है, तो हम ये मानते हैं कि एक मिनट, जो आयकारी अंकों पर आधारित रहेगी, जिनमें हाँ मतलब SC हो गया, ST हो गया और दिव्यांग हो गया, उनके लिए 50% तक अलाउ है। बाकी के OBC और UR वाले, EWS वाले सारे के सारे इसमें आएंगे, 55% में आएंगे। एक बात को और ध्यान रखना है कि अभी नया नोटिफिकेशन आएगा ना, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे, लेकिन अभी ये जो मैं बता रही हूँ इससे घबराना नहीं है ना, ये एक बेसिक बताया है मैंने। चेंजेस हो सकते हैं, 50% भी ला सकते हैं OBC वालों को, है ना, क्योंकि यहाँ कहीं नहीं लिखा OBC वालों को 50% तक, लेकिन आप लोग मांग रखोगे तो पक्का हो सकता है 5% का रिलैक्सेशन मिल सकता है OBC वालों को, EWS वालों को। साथ ही साथ ऐसे PhD धारक जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितंबर 1991 से पूर्व प्राप्त कर ली है, उनको अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। प्रतिशत में 55% से 50% तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये तो पहले ही बता दिया है मैंने। तो कुल मिला करके आपको जो है ये यदि फुलफिल करते हो तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो, और नहीं अभी MP सेट भी होने वाला है, वो भी क्वालिफाई कर लोगे तो अच्छी बात रहेगी। जून वाला यदि नेट और CSIR नेट को जो भी क्वालिफाई करना चाह रहे हो वो क्वालिफाई कर लोगे तो आपकी तो बल्ले बल्ले। और शायद जो है नए रूल एंड रेगुलेशन ना लगे तो आप जो MP सेट और नेट वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यदि नया रूल लग गया तो PhD वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। अभी तो कुछ ऐसा क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है, अभी तो आप MP सेट के लिए प्रिपरेशन करो, और जो नेट वाले हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, अभी अब देख लेते हैं सिलेबस और ओल्ड पेपर। और देखिए हम सिलेबस दिखाएंगे, एक मिनट। ये देखिए बॉटनी का सिलेबस हो गया, सॉरी ओल्ड पेपर हो गया,
इसी तरीके से ये ओल्ड पेपर हो गया है ना, जूलॉजी का, केमिस्ट्री का, बायोकेमिस्ट्री का, ये ग्रेड फर्स्ट का है, ठीक है ना। अभी और दिखा देती हूँ मैं। देखो एमपी सेट का सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो देख लेना, फिजिकल केमिस्ट्री, क्रिमिनोलॉजी। और दिखाती हूँ मैं। एक मिनट, ये देखिए, ये ओल्ड पेपर एमपी सेट का, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़, ठीक है। और सिलेबस दिखा देती हूँ मैं। ये सिलेबस, ये देखो, ये सिलेबस है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। देख पा रहे होंगे आप तो। और ये ओल्ड पेपर संस्कृत का ओल्ड पेपर है, ये देखो, संस्कृत का ओल्ड पेपर है। पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है। ये सोशियोलॉजी का ओल्ड पेपर, मतलब आपको जियो एकेडमी में सारे ओल्ड पेपर मिल जाएंगे, सिलेबस भी मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। केमिस्ट्री हो गया, मिलिट्री साइंस हो गया, जियोलॉजी हो गया, मैथ्स हो गया, ये आप लोग चाहो तो देख लेना। चलिए, आप इतना देख लिया आपने, अपने से सर्च कर लेना, ठीक है।